अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर म्यूचुअल इंडक्शन। अब बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक पढ़ने से पहले लास्ट टाइम आपने जो लेक्चर लिया था वो था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या हम उसमें से ये चीज़ हम पढ़ रहे थे म्यूचुअल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें कि हम अगर किसी भी वायर में या कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। उसी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे हम म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? द प्रोसेस इन विच changing the current or changing the magnetic field in one coil induce an EMF in other coil is known as mutual induction। अगर इसको मैं आपको इस तरह समझा दूं कि मेरे पास ये दो मार्कर हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। अगर रेड मार्कर में से मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इस ब्लैक मार्कर में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। कि एक कॉइल जो है आपके पास, एक कॉइल में आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, एक कॉइल में आप करंट को चेंज करें तो दूसरी कॉइल में खुद ब खुद करंट फ्लो करे, दूसरी कॉइल में खुद ब खुद ईएमएफ इंड्यूस हो। इस प्रोसेस का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको हम एक्सप्लेन किस तरह करते हैं, डेफिनेशन कैसे करते हैं? द प्रोसेस इन विच चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन कॉइल, के ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं एक कॉइल में, इंड्यूस एन ईएमएफ इन अदर कॉइल, और वो दूसरी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करता है। इस प्रोसेस का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसके बाद अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे आए तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ये वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे कि जब भी हम किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये आपके पास इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है कि म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली किस चीज की तरह काम करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस पे काम करता है। उसके बाद हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज है कि हम दो कॉइल्स लेंगे, एक कॉइल को हम नाम देंगे प्राइमरी कॉइल का, जबकि दूसरी कॉइल को हम नाम देंगे सेकेंडरी कॉइल का। तो हम कंसीडर करेंगे दो कॉइल, एक को हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल को हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल कंसीडर करेंगे, एक प्राइमरी कॉइल है इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ और एक सेकेंडरी कॉइल है इसको बी का नाम दे देता हूँ। तो हमारे पास कितनी कॉइल्स होंगी? दो कॉइल्स होंगी, ए और बी। ए कॉइल को हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल और बी कॉइल को कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। अब चूंकि स्टेटमेंट में हमने लिखा हुआ है बाय चेंजिंग द करंट और चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये करेंगे, हम जो प्राइमरी कॉइल है उसके साथ एक बैटरी अटैच कर देंगे। बैटरी किस लिए अटैच करेंगे? ताकि यहाँ पर करंट फ्लो कर सके। बैटरी के साथ एक स्विच कि अगर हम चाहें कि करंट स्टॉप हो जाए तो हम इस स्विच को ओपन कर देंगे, और अगर हम चाहते हैं कि करंट फ्लो करे तो हम क्या काम करेंगे? स्विच को क्लोज कर देंगे। तीसरे नंबर में हमने यहाँ पर लिखा है रियोस्टेट। रियोस्टेट इसलिए है कि हम यहाँ से करंट को वेरी कर सकें, कि करंट को कम भी कर सकें और करंट को ज्यादा भी कर सकें, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो वायर में या कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है वो चेंज होती है। फिर सेकेंडरी कॉइल, इसके साथ हमने क्या लगाया हुआ है? गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, ताकि जब यहाँ से करंट फ्लो करे तो हम ये चीज जज कर सकें कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। इसकी कंस्ट्रक्शन में आप ये कहेंगे कंसीडर टू कॉइल्स ए एंड बी, A is called primary coil and B is called secondary coil. उसके बाद the number of turns in primary coil is shown by Np and number of turns in secondary coil is shown by Ns. उसके बाद आप लिखेंगे the primary coil is attached to the battery
रियोस्टेट एंड स्विच एस कि प्राइमरी कॉइल किसके साथ अटैच है, बैटरी के साथ, रियोस्टेट के साथ और स्विच के साथ। The secondary coil is attached to a sensitive galvanometer के सेकेंडरी कॉइल को आपने एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया है। फिर उसके बाद हम करंट का कंसेप्ट देंगे। The current flow through the primary coil is shown by IP and current flow through the secondary coil is shown by IS। ये चीजें यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। NS के नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, NP के नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, IP के करंट इन प्राइमरी कॉइल और ES के आपके पास EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम आएंगे इसकी वर्किंग पे। वर्किंग चूंकि थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ नहीं है, वो आप लोगों को खुद इस तरह समझना होगा, खुद लिखना होगा, तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शुरू में देखें जब स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और कोई ईएमएफ करंट की वजह से इंड्यूस भी नहीं हो रही। अब हमने ये करना है कि स्विच को क्लोज कर देंगे। जो एक स्विच को हमने क्लोज किया तो करंट यहां से फ्लो करेगा इन कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल है इसमें करंट फ्लो करेगा। अब चूंकि कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो करने की वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और जो ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो प्राइमरी से सेकेंडरी को टच करेंगी। ठीक है, जो ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो सेकेंडरी कॉइल को टच करेंगी और जो ही सेकेंडरी कॉइल को मैग्नेटिक लाइंस टच करेंगी तो सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। यहाँ से क्या चीज हमने कही, हम ये कहेंगे when switch is set on then current flow through the primary coil due to current magnetic field generate across the primary coil as magnetic lines touch to the secondary coil। When magnetic lines touch to the secondary coil, a current flow across the secondary coil and galvanometer shows deflection। अब चूंकि सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो किया उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई तो हम ये कह सकते हैं कि करंट का सोर्स क्या होता है, ईएमएफ। तो हम ये कहेंगे कि सेकेंडरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस हुई है, क्या इंड्यूस हुई है, ईएमएफ इंड्यूस हुई है। अब जो करंट सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुआ है उसका नाम इंड्यूस करंट है और जो ईएमएफ होती है उसको हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। अब देखिए करंट फ्लो तो कर गया, अब ये चेंज नहीं हो रहा तो थोड़ी देर के बाद हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कब तक प्रोड्यूस होती है, जब करंट चेंज होता है। तो अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा देर नहीं रहेगी, जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर दोबारा किस पे आ जाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन पे आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें करंट को चेंज करना है। करंट को हम वेरी करवाएंगे रियोस्टेट से। जो ही हम रियोस्टेट से करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करवाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज होगी। इसका मतलब है ये जो मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो रही है अब ये इस कॉइल को टच करेंगी। जब ये मैग्नेटिक लाइंस कॉइल को टच करेंगी तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डेल फाई एस डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल्टा फाई क्या चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, ये क्या चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है या जो फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, इसमें चूंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल पे ये डिपेंड किस पे करता है। तो बच्चों ये आपको पता है कि जितना यहाँ पर हम करंट को चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल में
उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा। इसका मतलब है अगर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो हम सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ns है, हम लिख देते हैं ns phi s, जिनके जो फ्लक्स है n नंबर ऑफ टर्न्स का किसका सेकेंडरी कॉइल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ip। ip क्या है? करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। अब देखिए अगर मैं प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करता हूं तो चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो हम ये कहेंगे कि हम अभी करंट को चेंज कर रहे हैं। जब हमने डेल आई पी लिखा इसका मतलब हमने प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज किया, तो यहाँ पर डेल फाई एस आ जाएगा, यानी सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इस साइन को इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसके साथ इक्वल लिखेंगे s phi s इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पर m लिखेंगे, डेल आई पी, m क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और m को हम लास्ट पे डिफाइन भी करेंगे। अब यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में जहां पर ns phi s लिखा हुआ है वहां पर m डेल आई पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर EMF किसके इक्वल आएगी? ES इज इक्वल टू ns डेल फाई s की जगह लिखेंगे m डेल आई पी, m डेल आई पी लिखा डिवाइडेड बाय t, t आ गया आपके पास। अब ये जो पूरी टर्म है ये वाली डेल आई पी डिवाइडेड बाय डेल t, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आकर इसको डिवाइड कर दें तो m की वैल्यू आपके पास आएगी EMF डिवाइडेड बाय डेल आई पी डिवाइडेड बाय डेल t। अब हमने m को डिफाइन करना है, m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, m कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बेटा देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो रेशियो है, डिवीजन का मतलब रेशियो है। किस चीज की रेशियो है? वो रेशियो है ईएमएफ की और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की। कौन सी ईएमएफ और कौन सा करंट, ये चीज देख लेते हैं कि ये जो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में हुई है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ EMF induced in secondary coil to the rate of change of current in primary coil। फिर इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ EMF induced in secondary coil to rate of change of current in primary coil। ये आपके पास आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम यूनिट डिराइव करें तो यहां पर देखें मुझे यूनिट कैसे आएगी आपके पास? EMF की जगह वोल्ट, करंट की जगह एम्पियर, डिवाइड में टाइम की जगह सेकंड लिखेंगे तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जिसको हम कहते हैं हेनरी। क्या कहते हैं? हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या आएगी आपके पास? हेनरी आएगी। हेनरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये भी आप देख लें कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी, के म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। कब? when EMF induced in secondary coil is 1 volt, जब EMF secondary coil में कितनी होगी? 1 volt होगी। when rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second, जब rate of change of current primary coil में 1 ampere per second होगा। उसके बाद हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड किस पे करती है? म्यूचुअल इंडक्शन सबसे पहले ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, कि जितनी नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल में ज्यादा होंगी उतनी ही जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे एरिया ऑफ द कॉइल, कि अगर कॉइल का एरिया ज्यादा है यानी कि उसकी विड्थ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन है वो भी ज्यादा होगी। तीसरे नंबर पे क्लोजनेस ऑफ द कॉइल, अगर कॉइल एक दूसरे के करीब करीब है तो म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगी, अगर कॉइल एक दूसरे के दूर है तो म्यूचुअल इंडक्शन कम होगी। फिर उसके बाद ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये तो आपका टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्शन, कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। ठीक है बच्चे, ये बात अल्लाह हाफिज़।